नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओपीडी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंता भी बनी हुई है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा। ऐसे में सरकार अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठ के डॉक्टर से बातचीत कर डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अभ्युदय वर्मा जुड़ रहे हैं, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। फोन नंबर्स लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिनको डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि जब भी आप फोन नंबर को डायल करें, अपने टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम रखें, जिससे कि आपकी आवाज साफ हम तक पहुंच सके। बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना और समझना कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, किस तरीके से फैलता है और संक्रमण की इसकी दर क्या है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट की खबरों के बीच लोगों के जहन में डर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, न सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, बल्कि जो आपके जहन में डर है उसको भी यहां पर दूर करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी का जागरूक होना, सही बीमारी का सही इलाज जानना और किस तरीके से उसका बचाव घर पर बैठे आप कर सकते हैं वो भी समझना। और यही वजह है कि आज कोविड ओपीडी में हम बात करेंगे खासतौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, क्योंकि उसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं और कई मामलों की पुष्टि भी हो चुकी है। चलिए कोविड ओपीडी की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच जो तबाही का मंजर हमने देखा वो आज भी हम सभी के रगों में जिंदा है, लेकिन इन सब के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक होगा और इस वक्त जो दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं उनको क्या सलाह डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर आप देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए डॉक्टर साहब से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच आप सभी से दरख्वास्त है कि इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बीमारी के बारे में जानना और समझना। ऐसे में हम विस्तार से आपको बता रहे हैं कि आखिरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का एक म्यूटेशन है, जो कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस म्यूटेट करके लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। और यही वजह है कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है, जो कि पुराने वाले डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है। दूसरी लहर में ज्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए थे और डेल्टा वेरिएंट ने जो कहर बरपाया था वो आप सभी उससे परिचित हैं कि किस तरीके से इतने कम दिनों में इतनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हुए। तो वही डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बन गया है। हालांकि उसका खतरा डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा बताया जा रहा है और तीसरी लहर का ही कारण भी बन सकता है, इसको लेकर संभावना जताई जा रही है। डेल्टा वेरिएंट में मौत की जो दर थी, मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा थी, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी उसको लेकर किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। साथ ही कोरोना का हर पल स्वरूप बदलना बेहद खतरनाक है, क्योंकि पिछले साल का कोरोना वायरस उतना खतरनाक नहीं था जितना डेल्टा वेरिएंट था, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सुगबुगाहट तेज है। बचाव की बात करें तो बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए कोविड ओपीडी को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुष्यंत बोडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना लहर जिस तरीके से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इन सबके बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट अब निकलकर सामने आया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा जानकारी साइंटिस्टों के पास से भी नहीं है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किस तरीके से वैक्सीनेशन इस पर असरदार रहेगी या न रहेगी। मगर इसके बारे में अभी तक न्यूज़ जैसे पता चली है कि कुछ जगहों पे वैक्सीनेशन के बावजूद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का असर दिख रहा है। तो ये मानना कि हमारे जगह से अभी कोरोना का संक्रमण खत्म हो चुका है तो ये गलत है। आपके संक्रमण का डर अभी भी रहेगा। तब कुछ ना कुछ आपको सावधानियां बरतना ही है। डर के बिल्कुल रहना तो नहीं है, मगर आपको बिल्कुल सावधानी के साथ रहना है और ये नहीं समझना है कि कोरोना पूरी तरीके से चला गया है। अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और सारी प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही डॉक्टर साहब, सवाल लगातार ये भी सामने आ रहा है कि कितना खतरनाक ये हो सकता है, क्योंकि इससे पिछले वाले डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन बताया जा रहा है और खबरें हैं कि इसकी जो संक्रमण दर है वो भी उससे ज्यादा फीसदी है। जी जी जी।
ये पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस वेरिएंट में अंतर ये है कि ये सीधे लंग्स पे असर करता है और ये लंग्स के ऊपर असर करने के साथ साथ लंग्स के टिश्यू में जब अटैच होता है तो इसका वहाँ से रिमूवल और उसका डेड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके कारण इसके असर और इस पे दवाइयों का असर थोड़ा सा कम रहता है, ऐसा अभी तक पाया गया है। अभी हालांकि स्टडीज होना और भी बाकी है, मगर हमें सावधानी से रहना ही होगा क्योंकि इसके बारे में अभी तक जितनी स्टडीज हैं ये बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बाकी वेरिएंट से भी थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। और अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आपकी बॉडी में एंटर करता है, किसी पेशेंट या किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटर करता है डॉक्टर साहब, तो कितने दिनों में इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं? लक्षण का तो देखिए हर बॉडी का अलग अलग रहता है। कोई बॉडी अभी 2 दिन में आपको रिस्पॉन्स दे, कोई बॉडी हफ्ते भर बाद रिस्पॉन्स दे। ये जैसे कि एक नई चीज़ है, ये म्यूटेशंस होते रहते हैं। वायरस एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस अलग अलग रहते हैं, तो ये बदलने से इसमें म्यूटेशन तो आने ही है। इनके म्यूटेशन के कारण हमें किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये हमें अभी नहीं पता है, ये अभी अभी आना चालू हुए हैं। इस हिसाब से हमें इस पर प्रिकॉशंस लेनी है कि हमें जो अपना प्रोटोकॉल है कोरोना को, इस चेन को लिंक को तोड़ना है। अगर ये चेन लिंक टूटेगी, एक दूसरे शरीर में जाने की जो दर है वो कम हो जाएगी, इससे जो चेंजेस या म्यूटेशन आते जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और आपके कोरोना के संक्रमण होने का खतरा और कम होते जाएगा और धीरे धीरे ये सभी बीमारी दुनिया से ऐसे मिटते जाएगी। मगर ये किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति में रिएक्ट करेगा, कितना टाइम लगेगा, ये व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है किसके ऊपर हुआ है, उसमें क्या क्या बीमारियां हैं और किस दर का संक्रमण हुआ है, कि मतलब एक्सपोजर कितना ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि अब बचाव देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर साहब। ऐसे में बचाव के जो तरीके हैं वो डेल्टा वेरिएंट की तरह ही होंगे या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट से प्रिकॉशंस के जो तरीके हैं या डूज एंड डोंट्स हैं उनमें किसी प्रकार का अंतर या डिफ्रेंसिएशन? नहीं, प्रिकॉशंस तो वही रहेगी। प्रिकॉशंस आपका सोशल डिस्टेंस रहेगा, बार बार हाथों को धोना रहेगा, मास्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्क से ज़्यादा हमारे पास अभी तक कोई बड़ा हथियार नहीं मिला है, बल्कि मास्क अगर आप बराबर तरीके से और सही तरीके से लोगों को प्रॉपरली क्लोज कर आपका ये सराउंडिंग एरिया क्लीन रख के और जितना हो सके आप इसको टाइट पैक रखें, आपको बराबर हमेशा कोरोना के संक्रमण से आपको इसका बचाव मिलता रहेगा। रही बात अंतर की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अंतर करना पड़ेगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कुछ फंक्शन है। अब वायरस वही है, बस उसके जो अंदर आपके टिश्यू को पकड़ने की एक प्रक्रिया होती है, मतलब आप वो किस टिश्यू पर ज़्यादा अटैक करेगा वो थोड़ा सा एक खतरनाक लेवल का है कि इससे डायरेक्ट लंग से कर जाता है, इसलिए थोड़ा सा खतरनाक बताया जा रहा है। बाकी प्रिकॉशंस तो वही तरीके से रही तो आज तक हम फॉलो करते आए हैं। बस ये है कि थोड़ा सा और सफाई के लिए हमें ध्यान देना है। रास्ते पे थूकना नहीं है, इधर उधर थूकना नहीं है, मास्क हमेशा लगा के रखना है। हमने देखा है जैसे जैसे ढिलाई बढ़ती गई है, लोगों ने रवैया थोड़ा सा ढीला होता गया है, तो सब नहीं करना है। अभी भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो देखिएगा आप इंसानियत और मानवता की जीत होगी और आपकी हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा जो लोड पड़ा है वो धीरे धीरे असर कम होता जाएगा और आपका बिल्कुल सारा हेल्थ सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा और कोरोना से हम जीत जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में लोग इलाज को लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल और सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अगर मैं कोई आपसे पूछूं तो ये है कि क्या वैक्सीन इस पर असरदार होगी? क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए अब लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की सुगबुगाहट के बीच ये संशय सभी के जहन में बना हुआ है। आईसीएमआर की रिपोर्ट भी कह रही है कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट से हमारी वैक्सीनेशन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही असरदार रही है। डेल्टा प्लस तब तक था नहीं तो हमें उसके बारे में अभी तक वैक्सीनेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं आया है, मगर इतना पाया गया है कि जिसकी स्टडीज में बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पे भी ये असर करेगा और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि वैक्सीनेशन के बाद भी ज़्यादातर मैंने सुना है कि शायद एक आध ही एक केस है जो वैक्सीनेशन की दोनों डोज होने के बावजूद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्टेड हुए हैं, मगर मौत हुई हो ऐसा कोई अभी तक केस मेरे सुनने में तो वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना का संक्रमण नहीं होगा ये गलत है। वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आपने अपनी सावधानियां नहीं बरती तो आपको संक्रमण जरूर होगा, मगर हाँ आपको वो बड़ी चीजें नहीं होंगी जो बिना वैक्सीनेशन के आपको घातक अवस्था में ला देती थी, वो सारी चीजें आपको वैक्सीनेशन के बाद नहीं। वैक्सीनेशन करना तो बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ी सी अफवाहें फैली थी लोगों में, गांव भर में लोग नहीं लगवाते थे वैक्सीन, मगर अब जागरूकता फैली है, लोग महाअभियान की तरह से उसको ले रहे हैं। तो मैं मतलब समझ सकता हूँ कि अगले कुछ महीनों में हम कोरोना के खिलाफ मतलब देश या विश्व में अच्छे तरीके से वैक्सीन करा सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन तो आपको लेनी ही है, ऐसे में रिसर्च का मुद्दा है। हालाँकि अभी प्रभावी ढंग से कोई ब्रह्मास्त्र हमारे पास है तो वो वैक्सीन ही है। डॉक्टर दुष्यंत, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूँकि कहा जा रहा था कि तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो बच्चे होंगे, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को तीसरी लहर का सूचक या संकेत माना भी जा रहा है। ऐसे में क्या इससे समझा जाए कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बच्चों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला है? ये असम्पशंस लगाया गया था कि बच्चों पे होएगा, मगर डेल्टा प्लस ही होगा ऐसा कुछ। डेल्टा प्लस अभी तो मतलब जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं वो है। अब आने वाले संक्रमण हमने ये सोच के रहा था कि बच्चों पे ही ज़्यादा असर पड़ेगा, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है कि बच्चों पे भी असर करे। मगर अगर जैसे हमने प्रोटोकॉल को फॉलो किया, थोड़े से सावधानी से रहे, तो आप निश्चित रूप से हम ये लहर को आने से रोक सकते हैं और कोरोना के खिलाफ ये जंग आराम से जीत सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सावधानी का ही पालन करना है, जैसे आज तक करते आए हैं। थोड़ा सा और उसमें सावधानी बरत के आप आराम से इसको मतलब तीसरी लहर को टाल सकते हैं। तीसरी लहर मतलब बच्चों पे होगी ये तो कुछ आइडिया नहीं कह सकते किस पे ज़्यादा असर करेगी, मगर ये माना गया था कि बच्चों पे ज़्यादा असर करेगी। एज ग्रुप इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, डॉक्टर साहब? जी, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक बच्चों के लिए नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा हमने ये सोच चला था कि बच्चों पर थोड़ा सा ज़्यादा असर करेगी। बिल्कुल, साथ ही जो संक्रमण की दर है वो भी डराने वाली है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में जो संक्रमित हो रहे हैं लोग वो बहुत तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि अब देश के अलग अलग राज्यों में इस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि भी हो रही है। उसको लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि कितनी रफ्तार से ये फैलता है और पहले वाले से ज़्यादा तेजी से फैलता है या नहीं। सर मैम, ये एक्चुअली तेजी से फैलने की प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि इसका रिसेप्टर जो कहते हैं कि रिसेप्ट बहुत जल्दी होता है। ये आपके में अटैच लंग्स से डायरेक्ट अटैच होता है, तो इससे जो आपके इन्फेक्शंस और जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस है कोरोना के रिलेटेड, वो बहुत जल्दी दिखती है। तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है बॉडी को, और निश्चित रूप से पुराने वेरिएंट के कंपेयर थोड़ा सा ज़्यादा घातक और फास्ट अटैचमेंट करता है, तो थोड़ा सा इसका संक्रमण भी तेजी से फैलेगा। बस प्रोटोकॉल का पालन करना है। फिर प्रोटोकॉल को हम लोग जुलाई से लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलते जा रहा है, लॉकडाउन को जिस तरीके से हम खोलते जा रहे हैं, हम अपने प्रिकॉशंस को छोड़ते जा रहे हैं। प्रिकॉशंस छूट जाने के कारण ये संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। हमें इस बारे में ये जितने आज तक के वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है, तो ज़्यादा सावधानी भी लगेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मास्क को कभी भी आप अपने चेहरे से हटाएं ना। जितना हो सके कि आप कहीं भीड़ वाले इलाके या मार्केट वगैरह में जा रहे हैं, तो मास्क तो बिल्कुल ज़रूरी है। हो सके तो फेस शील्ड भी लगाइए। फेस शील्ड तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देगा अलॉन्ग विद द फेस मास्क। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क, जो कि लोग आज के समय में जिसे बहुत बेसिक समझते हैं, वो बेसिक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही उसको लगाने का तरीका, उसे डिस्पोज करने का तरीका, वो भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण है। तरीका ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मास्क लगाना एक गिनती के तरीके से हम ले रहे हैं, पर अगर उसे सिर्फ एक पुलिस से बचने का एक जरिया या फिर लोगों को बस एक दिखा देने के लिए कि हम मास्क पहने हैं, वो सही तरीका नहीं। आपको मास्क लगाने के साथ साथ एक जिम्मेदारी के तरीके से पहनना है, बराबर से नाक से अटैच रहे, पूरा एरिया सील रहना चाहिए। हमें बात करते हुए जैसे निकाल नहीं लेना चाहिए। हम जगह जगह देखा है हमारे हिंदुस्तान में, मास्क निकाल के सूखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, पहले भी फैलती थी, पर कोरोना नहीं था पहले, अब कोरोना आ चुका है और बीमारी इससे बहुत ज़्यादा फैलेगी। इससे ज़्यादा से जगह जगह रास्तों में ये सब हमें बंद करना होगा, आपके लिए नहीं, कोरोना के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे, डेल्टा वेरिएंट से जो लोग संक्रमित हुए थे और ठीक होने के बावजूद भी जो पोस्ट साइड इफेक्ट्स थे वो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहे हैं। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी क्या पोस्ट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कोरोना के ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह और दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे कि हमने देखा ब्लैक फंगस और बहुत सारी अलग टाइप की फंगस भी है, वो यूजुअली इसलिए हुआ है कि इम्यूनिटी तो ऑलरेडी डाउन हो गई रहती है, और स्टेरॉइड के लगातार इस्तेमाल से हमारे बॉडी में सेंस का मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, जिसके कारण आजू बाजू के इन्फेक्शन जैसे फंगस वगैरह ये ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। हमने बहुत देखा कि ब्लैक फंगस बहुत तरीके से फैल रही थी, मगर इसके बहुत सारे सावधानियां अगर आपने फॉलो किए, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन किया, थोड़ा सा प्रिकॉशंस आफ्टर इन्फेक्शन, कोरोना के इन्फेक्शन के बाद आपने सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया और थोड़ा अपने आप को इन्फेक्शन से रखा, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन साथ ही दूसरी लहर के
जो असर था या जो कहर कहें वो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों पर देखने को मिला और खासतौर पर ऐसे बुजुर्ग जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी क्या इसी प्रकार से कहर बरपा सकता है? पहले से अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो आपके चपेट में आने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। जी, जी, मतलब आपको चाहे बीमार हो चाहे ना हो, आपको पहले से कोई बीमारी हो या ना हो, कोरोना तो बीमारी देख के अटैक नहीं है। कोरोना तो आपको सबको होगा, मगर कॉम्प्लिकेशंस आपके बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे, आपकी वाइटलिटी पे, आपके फंक्शन पे। वो डिपेंड करता है आपके साथ क्या क्या बीमारियां पहले से थी। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको बहुत सारा हाइपरटेंशन है, सिस्टम है, तो आपको अगर कोरोना हुआ तो आपके साथ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहेगी। आपको थोड़ा सा अपने सेहत पे भी ध्यान देना है, साथ साथ अब ये कोरोना को अभी ये मत समझिए कि ये चल गया है या तीसरी लहर अभी आई भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग को अभी संक्रमण अभी दिख नहीं रहा है, मगर हो सकता है बाद में हो। तो आपको थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना है, शरीर के साथ साथ खुद की सेहत पे भी ध्यान देना है और इन्फेक्शन से भी बचना है। तो कोरोना बिल्कुल। के इन्फेक्शन जिनको होगा तो उन्हें कॉम्प्लिकेशन अगर पहले से हैं तो उनके साथ ज़्यादा असर दिखेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर वर्ग ग्रुप के व्यक्ति को अपने अनुसार तमाम प्रिकॉशंस लेने होंगे। दूसरी लहर के दौरान डॉक्टर साहब हमने देखा कि खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर वो महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया। उनके लिए समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी किसी प्रकार की तस्वीर उनके लिए साफ नहीं हो पाई थी। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट के दौरान आप ऐसे तमाम महिलाएं जो गर्भवती हैं या फिर स्तनपान कराती हैं उनको कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? जी, अभी ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन उन्हें नहीं लग सकता जो प्रेग्नेंट हैं और जिन्हें अभी गर्भावस्था वगैरह थी, तो वो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा पाते हैं, उनको वैक्सीन डाउट नहीं है। तो अभी उन लोग को परफेक्ट खतरा तो टला नहीं है और अगले 1 साल 2 साल तक तो शायद अपना ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता ही रहेगा, तो वो बाद में वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। तो उन्हें अभी रूटीन रूप से आपको ये प्रिकॉशन ही लेना है कि उन्हें वैक्सीनेशन तो वो जितना हो सके कि बाहरी संपर्क से आए ही ना, जितना हो सके अपने आसपास में कोरोना के सारे नियमों का पालन करें। हो सकता है कि आपका ज़रूरत ही ना पड़े इंजेक्शन की और जब आपका सब कुछ ठीक हो जाए प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर, उसके बाद आप वैक्सीन लगा के अपने आप को पूरा तैयार कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर दुष्यंत आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, उन माता पिताओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे क्योंकि बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लग रही है। साथ ही बच्चे बहुत ज़्यादा डाइट में भी यहाँ पर आनाकानी करते हैं, नहीं खाते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। उनको क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इशू आता है कि अगले पिछले 2 साल से बच्चे घर में ही बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनका मेंटल स्टेटस थोड़ा जो इमोशनल सपोर्ट तो खैर मिल ही रहा है, मगर जो खेलना वगैरह बाहर की फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं मिल पा रही है। वो सारी चीज़ें थोड़ा सा सेफ वातावरण में अगर घर में ही मिल जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, उनके तरीके से अगर देखा जाए तो वो बाहर जाना और वो सब घर में खाना नहीं खाना, ये एक कॉमन समस्या है ही बच्चों को लेके कि उन्हें अभी घर का खाना ही खाना पड़ रहा है, बाहर का खाना नहीं मिल पा रहा है। मगर जितना हो सके कि घर पे ही सारी चीज़ें अगर उन्हें अवेलेबल करा दी जाए। अब हर वर्ग के साथ ये मुश्किल मुश्किल है, मगर जितना हो सके कि उन्हें अभी बाहर खेलने सबके साथ में भेजना भी सेफ नहीं है। तो जितना हो सके आप अपने अंडर में प्रिविलेंस में मतलब अपनी निगरानी के अंदर में जितना हो सके उन्हें फिजिकल एक्टिविटी कराएं। बाहर ना जाने की वजह घर के ही कंपाउंड में या आसपास में अपनी निगरानी में उसे ध्यान दें। और जितना वो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी बढ़ेगी। तो जितना मतलब बाहर के खाने के लिए हो रहे मतलब उनका भी मन करता होगा, तो थोड़ा सा अभी उन लोग घर के खाने में भी कर सकते हैं अगर फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर। बिल्कुल डॉक्टर दुष्यंत, आई थिंक कि इम्यूनिटी इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सुरक्षा कवच के तौर पर आपके लिए काम करती है। ऐसे में अब मार्केट में खासतौर पर बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, क्या सजेशन आप दर्शकों को देना चाहेंगे? क्या उन प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फिलहाल चूंकि घर का खाना सबसे स्वस्थ खाना माना जाता है तो होम रेमेडीज पर ही स्टिक रहा जाए? देखिए, पहले के टाइम पे भी हमारे पास ऐसे कोई मल्टीविटामिन का ढेर सारा डब्बा होता नहीं था। हम लोग जिस टाइम पे खाते थे वही हमारे लिए विटामिन सोर्स होता। आज भी है वही है, बस यही है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जंक फूड की ओर बहुत ज़्यादा चले गए। और आज भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम ढेर सारी मल्टीविटामिन वगैरह ले लें, ठीक रहेंगे। आपके नेचुरल जो आइटम से आपको सप्लीमेंट्स मिल सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप फिर भी कहीं ना कहीं डेफिशिएट हो रहे हैं या आपको लगता है कि मुझे कमी लग रही है, तो आप दिन की एक मल्टीविटामिन सफिशिएंट आप खा सकते हैं। तो जिंक हो, विटामिन सी हो, जो दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए, वो आप मल्टीविटामिन में हो वो
सकते, आप दिन एक खा सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप रहेगी। एक्सेस इम्यूनिटी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल इम्यूनिटी चाहिए जो आपकी हेल्थ को कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने खान-पान पर ध्यान दिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, चूँकि फ्रंट लाइन वर्कर्स दिन-रात काम करते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जिनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं हो पाता अपने डाइट पर ध्यान देने जी, का विशेष तौर पर, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो बहुत ज़्यादा सैल्यूट, जिन लोगों ने फ्रंट लाइन में पूरा होके काम किया है। पुलिस वर्कर जो मैंने देखे हैं दिन रात काम किए हैं, रात भर लगे रहते थे। एंड सबसे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ को देना चाहूँगा कि स्टाफ के बगैर मुझे नहीं लगता कि इंडिया की हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा चल पाता। डॉक्टर्स रात भर लगे रहे मगर उनसे कई ज़्यादा मुझे लगता है स्टाफ ने बहुत ज़्यादा किया है। तो रात भर पेशेंट की केयर, और पेशेंट से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ चीज़ की कमी है जो पूरी नर्स द्वारा की गई है। तो आई गेस नर्सिंग स्टाफ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए इस पूरी कोरोना की जंग में लड़ने के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया में नर्सिंग स्टाफ को इसका पेमेंट स्ट्रक्चर है भी नहीं, फिर भी उन लोग तो उनके जज्बे की दाद देना चाहूँगा, तो इससे कम पेमेंट में भी इससे अच्छे से सर्विस दे रहे थे और कोरोना जैसी महामारी में बिना डरे उन्होंने काम किया। तो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये समझना कि हमें अपनी सामान्य ज़िंदगी भी जीनी है, साथ ही इस कहर के साथ भी लड़ना है, इस महामारी से भी हमें लड़ना है, उसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहना है। मैसेज यहाँ से आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे, खासतौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट से किस तरीके से बचना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें? और हाँ, यहाँ पर खुश रहना भी मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी थेरेपी है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना होगा। मेंटल स्ट्रेस भी सबसे ज़्यादा है। कई लोग हमने देखा है सेकेंड वेव में पैनिक के कारण कि ज़्यादा घबराहट थी, उन्हें ब्रेथलेसनेस होती थी, जिससे हम कोरोना का ब्रेथलेसनेस समझ सकते थे। पर यूजुअली वो कई बार ऐसा निकलता था कि उन्हें एंग्जाइटी और डर के मारे ब्रेथलेसनेस होती थी और जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आई। तो हमें डरना नहीं है, हम आराम से जीत लेंगे। हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है कोरोना को लेकर, कोरोना से मोर्टेलिटी बहुत कम है जिसका उसका इन्फेक्शन है उससे कंपेयर में। मगर हमें इस पॉइंट से आज के दिन के हिसाब से अगर मैं कुछ जनरल पब्लिक के लिए कुछ अगर कहना चाहूँ तो ये समझना है कि कोरोना अभी चला नहीं है। जितना हम संक्रमण को इधर से उधर फैलाएंगे उतना म्यूटेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे देश के साइंटिस्टों और हमारे जितने मेडिकल इक्विपमेंट है वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें चेन को ब्रेक करना है। चेन ब्रेक तभी होगी जब हम प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। जितना प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे उतना म्यूटेशन कम फैलेगा, इधर उधर संक्रमण कम फैलेगा और हो सकता है कि हम कोरोना के ऊपर बहुत जल्दी जीत पा लेंगे। तो हमें अभी प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करना है। आज भी मास्क सबसे बड़ा हथियार है, उसे सही तरीके से यूज करना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझें और पूरा जिम्मेदारी सहयोग यहाँ पर दें, क्योंकि राज्य सरकार है, जिला प्रशासन तमाम एहतियातन कदम उठा रहा है, तमाम कड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक जनता उसमें सहयोग नहीं करेगी तब तक यहाँ पर उनका सफल होना नामुमकिन है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, अच्छा खाएं और खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम सवालों का विस्तार से जवाब देने के लिए डॉक्टर दुष्यंत बौड़े। तो कोविड ओपीडी में हम एक्सपर्ट्स को जोड़ते ही इसलिए हैं कि न सिर्फ आपके सवालों के जवाब वो दे सकें, बल्कि जो कन्फ्यूजन लगातार आपके जहन में बना और खासतौर पर इन दिनों जो डर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोगों के जहन में है उसे भी खत्म किया जा सके। और अंत में गाइडलाइंस का पालन आप करें, मैं यही कहना चाहूंगी, और साथ ही साथ मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा। फिलहाल के लिए कोविड ओपीडी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।